हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिस्टर एस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस के पार्ट फर्स्ट के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या यूजेज होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। टेंस टेंस क्या है? व्हाट इज़ टेंस? इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेंस? टेंस की डेफिनेशन इस प्रकार से है। टेंस इज़ ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स फॉर्म ऑफ वर्ब इन अकॉर्डेंस विद द कंसेप्ट ऑफ टाइम। टेंस क्या है? एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी एक टेंस यानी काल वह सार्थक शब्दों का समूह है जो समय की अवधारणा के अनुसार वर्ब की फॉर्म की ओर इंगित करता है, उसको निर्देशित करता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें लगेगी। तो टेंस हमें वर्ब की फॉर्म का ज्ञान कराता है। तो मेनली इसका जो मुख्य जो इसका मीनिंग हुआ, अर्थ हुआ, वो है फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। तो स्टूडेंट्स, टेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस क्या है और टेंस का काम क्या है? तो चलिए समझते हैं। टेंस हमें वर्क और का टाइम दोनों के बारे में बोध कराता है। इट डिनोट्स द टाइम एंड द क्वांटिटी ऑफ ए वर्क, यानी यह हमें काम के समय और उसकी मात्रा यानी वर्ब की कार्य की मात्रा के बारे में हमें बोध कराता है। टेंस के बाद में हम जानते हैं कि टाइम क्या है। टाइम इज़ ए यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ विद थ्री डिविजन्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी टाइम यानी समय क्या है? समय एक सार्वभौमिक अवधारणा है जिसके तीन प्रकार होते हैं: वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। यानी जो समय चल रहा है वर्तमान काल, प्रेजेंट टाइम है, और जो बीत गया पास्ट टाइम है, और जो आने वाला समय है उसको फ्यूचर टाइम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस हमें वर्तमान में किसी भी होने वाले कार्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, यानी होने वाले किसी कार्य का बोध कराता है। तो हिंदी अर्थ में इन प्रेजेंट टेंस के अंदर क्रियापद के साथ हमें हैं, है, हूँ इत्यादि शब्द मिलते हैं। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़, एम, आर, हैज़ और हैव, इनका प्रयोग होता है। और पास्ट टेंस जो भूतकाल में किसी भी होने वाले कोई कार्य हुआ है उसको बताते हैं, उसका बोध करवाते हैं, तो वो पास्ट टेंस कहलाते हैं। पास्ट टेंस में जैसे हिंदी रूपांतर में, वाक्यों हिंदी रूपांतर में था, थे और थी इत्यादि आते हैं, यानी किसी कार्य के हो जाने का बोध होता है इसमें। और इसमें जो अंग्रेजी में जो टेंसेज होते हैं उसमें इंग्लिश जो वर्जन है उसमें वाज, वर और हैड, ये हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है इसमें। और इसी प्रकार फ्यूचर टेंस है, वो भविष्य काल का ज्ञान कराते हैं, भविष्य में जो कोई कार्य होने वाला है उसको बताते हैं। तो इसमें गा, गे और गी ये शब्दांश क्रियापद के बाद में आते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं इंग्लिश वर्जन में विल और शैल, मेनली विल और शैल का यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में वर्तमान में किसी भी कार्य के होने का बोध होता है, जैसे वह पढ़ता है, लिखता है, पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, वह रोज़ाना स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल।
डेली, इस प्रकार से इंग्लिश में आ जाएगा। और पास्ट टेंस में जैसे वह पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, वह खेलता है और वे बाज़ार जाते थे, इस प्रकार के हिंदी वाक्य में बनते हैं। और अंग्रेज़ी में वाज, वर और हैव का प्रयोग होता है, इनमें हैड का प्रयोग होता है, जैसे ही वाज ए किंग। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में देखते हैं कि हमें भविष्य में होने वाले कार्य का, जैसे वह किसी काम को करेगा, होने वाले किसी कार्य का बोध होता है यहाँ पर, जैसे वह पुस्तक पढ़ेगा, वह बाज़ार जाएगा और वे सब खेलेंगे, तो इससे हमें भविष्य में किसी भी होने वाले कार्य का बोध होता है। और इंग्लिश वर्जन में विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, जैसे ही विल गो टू स्कूल, दे विल प्ले टुमारो। तो इस प्रकार से जो टेंसेज हैं मेनली स्टूडेंट्स 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस के आगे 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है इसमें इंडेफिनिट और सिंपल, यानी इसमें समय निश्चित नहीं होता। वर्तमान तो है लेकिन समय निश्चित नहीं होता कि काम किस समय हो रहा है, कितना हो रहा है, ये नहीं पता चलता है। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है, इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो कितने बजे जा रहा है, कितने बजे जाता है। अगला जो सेंटेंस है, दूसरा पार्ट है, वो है कंटिन्यूअस, यानी अनवर्त वर्तमान, यानी निरंतर कार्य होने का बोध होता है इसमें। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पर किसी कार्य के होने का बोध होता है कि वर्तमान में, एट दिस टाइम द वर्क इज़ गोइंग ऑन, इसका पता हमें चलता है। और तीसरा जो पार्ट है वो परफेक्ट, यानी पूर्ण वर्तमान, इसमें किसी भी कार्य के पूर्ण हो जाने का बोध होता है। जैसे ही हैज़ रेड ए बुक, उसने वह किताब पढ़ ली है, तो इसमें कार्य की पूर्णता का बोध होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो चौथा पार्ट है, इसमें इसे हम निश्चित पूर्ण वर्तमान भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें समय निश्चित होता है, पता होता है समय का कि कोई कार्य कितने समय से चल रहा है। जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, यानी वह 2 घंटे से किताब को पढ़ रहा है। तो इस प्रकार समय के अनुसार और कार्य की मात्रा का हमें टेंस में चारों पार्ट्स में पता चलता है। और स्टूडेंट्स प्रत्येक टेंस, इसके जो 4 पार्ट्स हैं, प्रत्येक पार्ट के भी आगे 3 पार्ट और होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। जैसा कि आप पहले पढ़ भी चुके हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रेजेंट टेंस के जो चारों पार्ट्स हैं, इंडेफिनिट टेंस और सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, इन चारों प्रकार को समझते हैं। तो पहला है इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी अनिश्चित वर्तमान काल। इसमें किसी भी क्रिया के होने का समय, निश्चित समय का पता नहीं चलता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई रीड ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ही गोज़ टू मार्केट डेली, वह रोज़ाना बाज़ार जाता है। तो यहाँ पर कार्य होने की निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी सतत वर्तमान काल, यानी इसमें हमें कार्य की निरंतरता का बोध होता है। ही इज़ रीडिंग ए बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा है। नाउ ही इज़ प्लेइंग, अब वह खेल खेल रहा है, अब वह खेल रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य, एक्शन वर्तमान में जारी है और उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण वर्तमान काल। इसमें हमें किसी भी कार्य की पूर्णता का बोध होता है। ही हैज़ रेड ए बुक, उसने पुस्तक पढ़ ली है। सेकंड, सी हैज़ कुक्ड मील, वह भोजन पका चुकी है। तो इसमें कार्य की, यानी वर्क के कंप्लीट होने का बोध हमें होता है। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट होना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी यहाँ जो टेंस है वह सतत और पूर्ण वर्तमान काल का बोध कराता है। इसमें हमें समय का निश्चित और सतत वर्तमान काल का बोध होता है। इसमें किसी कार्य के निश्चित समय से जारी होने का पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से एक किताब पढ़ रहा है। नेक्स्ट, सी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रही है। तो यहाँ पर एक निश्चित समय से किसी कार्य के जारी होने का बोध होता है कि कोई कार्य चल रहा है, एक निश्चित समय से चल रहा है, लेकिन अभी
कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी वह अभी अनवर्त है, सतत है, चल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक टेंस के यानी पास्ट, फ्यूचर, तीनों प्रकार के टेंसेस अलग अलग 4 पार्ट्स में विभाजित होते हैं, उसी प्रकार से जैसे प्रेजेंट टेंस में है। यानी पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस होगा, और पास्ट कंटिन्यूस भी होगा, पास्ट परफेक्ट भी होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का पहला जो भाग है उसका अध्ययन करते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक्टिव वॉइस के बारे में, यानी एक्टिव वॉइस यानी जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार होगी। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनको पढ़ते हैं। पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिंदी रूपांतर में क्रियापद के साथ ता है, ती है, ते है इत्यादि आते हैं। अर्थात वह पुस्तक पढ़ता है, वे खेल खेलते हैं, वह भोजन पकाती है, इस प्रकार से क्रियापद के साथ ये शब्दांश आते हैं। दूसरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डज का प्रयोग किया जाता है एक्टिव वॉइस के अंदर, और मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तीसरी विशेषता टाइम एडवर्बियल्स। इसमें कुछ समयवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे डेली, नेवर, ऑलवेज, एवर, सेल्डम, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, रेयरली, ऑफन, हार्डली, स्केर्सली, ईच प्लस टाइम यानी ईच डे, ईच मंथ, एवरी प्लस टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, इस प्रकार से फ्रिक्वेंटली, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, इस प्रकार से एट्सेट्रा। तो इस प्रकार से हमने देखा कुछ समयवाचक क्रिया विशेषण का भी इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। इस टेंस का प्रयोग आदतन व्यवहार यानी आदतों को बताने के लिए, सार्वत्रिक सत्य है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उनको बताने के लिए, और जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनको बताने के लिए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स उनको बताने के लिए, और न्यूज़ हेडलाइंस में भी इस टेंस का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेंस है यह भी आगे 3 प्रकार से विभाजित होता है। पहला इसमें अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, जिसमें हमें यस टाइप के सेंटेंस मिलते हैं, जिसमें काम के होने का भाव होता है, क्रिया के होने का भाव होता है। दूसरा है नेगेटिव यानी नकारात्मक, इसमें किसी कार्य के न होने के भाव का पता चलता है। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंडेफिनिट टेंस के आगे जो पार्ट्स हैं 3 उनके बारे में अध्ययन करते हैं। अफर्मेटिव, पहला पार्ट है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने का बोध होता है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, ही ऑलवेज गोज़ टू स्कूल, वह रोज़ाना विद्यालय जाता है। तो विद्यालय जाने का कार्य होता है रोज़ाना, और इसमें आदतन कार्य भी है ये। सी नेवर कम्स लेट, वह कभी देर से नहीं आती है, तो यह भी आदत है। तो इस टेंस की जो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स प्रकार से बन रही है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस या ई एस, और बाद में ऑब्जेक्ट या फिर पूरक यानी कंप्लीमेंट कोई भी का इस टेंस को पूरा करने वाला शब्द आता है। जैसे दे प्ले हॉकी इन द इवनिंग, वे शाम को हॉकी खेलते हैं। दे प्ले हॉकी इन द इवनिंग। ऐसे ही दूसरा पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक, इसमें कार्य के न होने का भाव होता है। जैसे ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। दे डू नॉट प्ले इन द इवनिंग, वे शाम को नहीं खेलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की संरचना को देखते हैं। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट के बाद में डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, उसके बाद नोट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे वी डू नॉट मेक ए नॉइज, हम शोर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू, फिर नोट, फिर मेक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया नॉइज, हम शोर नहीं करते हैं। तीसरे प्रकार का जो इसका सेंटेंसेज है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। इन वाक्यों से हमें किसी प्रश्न का बोध होता है, चाहे वो यस नो टाइप हो, चाहे वो WH वर्ड से बनने वाला क्वेश्चन हो। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला एग्जांपल देखते हैं, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी बचा हुआ पार्ट इसमें आ जाता है। क्या वह स्कूल जाता है। दूसरा, डू दे प्ले इन द इवनिंग, क्या वे शाम को खेलते हैं। इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर दे, प्ले और इन द इवनिंग, यानी शेष भाग आ गए इसमें। डज शी वॉश क्लॉथ्स, क्या वह वस्त्र धोती है। तो इसमें भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला बना है। डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगी है इसमें। चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। यानी इसमें WH वर्ड से बनने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आया और फिर मेन वर्ब आई है। पांचवा देखिए, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इसमें भी WH वर्ड से बनने वाला क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हमने इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से बनती है स्टूडेंट्स। पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी यस नो टाइप का अगर क्वेश्चन है आंसर वाला, तो वो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला क्वेश्चन है, तो उसमें डू डज पहले आ जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है और क्वेश्चन मार्क लगता है। ऐसे ही दूसरा जो प्रकार है WH वर्ड वाला, यानी WH वर्ड से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें पहले WH वर्ड आ जाएगा, चाहे वो हाउ मैनी हो, व्हाट हो, वेयर हो, इस प्रकार के जो वर्ड है। फिर डू और डज दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें डज हेल्पिंग वर्ब लगती है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है यानी बहुवचन है तो उसमें डू हेल्पिंग वर्ब लगती है। आई, वी और यू के साथ डू हेल्पिंग वर्ब लगती है। ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ यानी सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और फिर सब्जेक्ट आ गया और लास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल जो सेंटेंस है उसके कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा, और उसके आगे 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यानी प्रश्नवाचक वाक्यों का भी होता है। कुछ बुक्स के अंदर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पार्ट भी मिलेगा, चौथा पार्ट, तो वो भी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो मुख्य रूप से आपको 3 ही प्रकार के जो प्रत्येक टेंस के पार्ट हैं उनको ज़रूर सीख लेना है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी इस टेंस के बारे में समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो आप इस प्रकार के जो टेंस से संबंधित वाक्य जो वीडियो है उनको आप देखते रहिए, समझते रहिए, और अपनी एक्सरसाइज बुक में जो दिए हुए एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज उनको कंप्लीट करते रहिए। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम इसी टेंस के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे और इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और इसके कुछ एक्सरसाइज भी पूरा करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखते रहिए वीडियो और समझते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।